लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट सामने आया है जहां बात की गई है सेक्शन 304 बी के बारे में। और यहां पे एक शब्द आप लोग देख रहे हैं, डॉवरी डेथ्स, मतलब दहेज मृत्यु। तो ये दहेज मृत्यु क्या होती है और ये सेक्शन 304 बी क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के ऊपर दहेज मृत्यु का केस दर्ज होता है तो उसे कितने साल की सजा मिनिमम मिलती है वो भी हम लोग देखेंगे। और एक ऐसा केस हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे जो कि सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूज को देख लेते हैं। ये द हिंदू की न्यूज है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट जो है वो सेक्शन 304 बी का यूज करें तो उनको जरूरत है कि वो इसके वाइड रेंज को इस्तेमाल करें। तो जब भी अपना जजमेंट दें तो इसको अच्छे से इंटरप्रेट करें, अच्छे से इसकी व्याख्या करें। एक जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट की वो इसमें गठित की गई थी, 3 न्यायाधीशों की पीठ थी जिसको हेड किया था सीजीआई एनवी रमन्ना के द्वारा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी ट्रायल कोर्ट अपना डिसीजन दें तो वो डॉवरी डेथ को कैजुअली ना लें, वो इसको बड़ा सीरियस लें क्योंकि एक समाज की बुराई है, इसे खत्म करना जरूरी है। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है निर्दोष व्यक्ति वो इसमें फंस जाए या फिर हो सकता है कि उसको सजा का भागीदारी बना दिया जाए। तो जानेंगे हम लोग इस पूरी न्यूज के बारे में कि ये जजमेंट क्या है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्ड यूज किया गया है, स्ट्रीट जैकेट। मतलब जब भी किसी व्यक्ति का, किसी समाज का विकास होता है तो कुछ ऐसी बुराइयां होती है जो कि विकास में बाधक बनती हैं, वो हर्डल्स बनती हैं, उस देश को या उस समाज को आगे निकलने से रोकती हैं। तो यहां पे स्ट्रीट जैकेट जो वर्ड है वो यूज किया गया है। साथ में ही जजमेंट के अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल एविल, मतलब एक ऐसी बुराई, सामाजिक बुराई जो कि काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, ऐसे शब्दों का यहां पर यूज किया गया है। तो जानेंगे हम लोग कि ऐसे वर्ड जो हैं इनको यूज करने के पीछे बैकग्राउंड क्या है। और ये एक बेंच गठित की गई थी जिसको हेड किया था जस्टिस एनवी रमन्ना के द्वारा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया है इस ऐप के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज डॉवरी डेथ। तो जब भी कोई महिला विवाहित होती है तो विवाह होने के यदि 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर ससुराल पक्ष जो है वो उसको हरेस कर रहा होगा, इसलिए उसकी डेथ हुई है। इसीलिए इसको कहा जाता है दहेज मृत्यु, और दहेज के कारण ही उस महिला की मृत्यु हुई है। और ऐसे जो केसेस हैं वो ज्यादा देखे गए हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और ईरान के अंदर। हम लोग यहां पर कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो डॉवरी डेथ्स हैं वो कितनी रिकॉर्ड की गई हैं। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर जो हैं वो 8,391 ये रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन 2010 के अंदर। इसका मीन्स ये हुआ कि 1 लाख महिलाओं पर 1.4 या हम लोग कहें कि लगभग 2 महिलाएं जो हैं वो डॉवरी डेथ के कारण अपनी जान जो है वो गंवाती हैं। लेकिन 1999 से लेकर 2018 तक 40 to 50% जो डेथ्स हुई हैं महिलाओं की वो केवल और केवल डाउरी डेथ्स के कारण हुई है। दहेज मृत्यु जो है ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो बना है। रिसेंटली आप लोगों ने मार्च के अंदर एक केस भी सुना होगा आयशा का। तो आयशा जो है उसने सुसाइड किया था, और ये सुसाइड जो किया गया था ये भी डॉवरी के कारण किया गया था, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। तो ये केस जो है वो तो आपके जहन में होगा ही होगा। यहां तक कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो इसने भी इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया है इंडिया को। ह्यूमन राइट वॉच जो हैं इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है कि भारत के अंदर इतनी ज्यादा जो डॉवरी डेथ्स हो रही हैं इसके पीछे आखिरकार रीजन क्या है।
कई बार इन्होंने अपने रिपोर्ट्स के अंदर इंडिया के बारे में इसके लिए शो किया है। ग्लोबल फंड एक डेवलप किया गया था 2004 के अंदर, जो कि नाम था नाउ और नेवर। इस नाम से ये ग्लोबल फंड जो है वो महिलाओं के लिए निर्मित किया गया था। अब हम लोग समझेंगे कि सेक्शन 304 क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको समझना। देखिए, किसी महिला का विवाह होता है तो विवाह के यदि 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके हस्बैंड पर या फिर ससुराल पक्ष पर दहेज मृत्यु का केस दर्ज होता है। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस जो हैं वो सेक्शन 304 के तहत फुलफिल होनी चाहिए। तो ये कहता है कि यदि उस महिला की जो मृत्यु है या तो वो जलने से हुई है, चोट के निशान जो हैं वो हुए हैं, या फिर ससुराल पक्ष ने उसको प्रताड़ित किया है, तो फिर ये डाउरी डेथ जो है ये इसके अंदर दर्ज की जाएगी। इस साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जो सजा का हकदार है उसको 7 साल की सजा मिनिमम दी जाएगी, जबकि मैक्सिमम जो है वो लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा इसमें दी जाती है, मतलब आजीवन कारावास। तो सजा जो है वो काफी इसके अंदर ज्यादा है, इसीलिए ये सेक्शन 304 बी पढ़ना जरूरी है। और शायद इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को यह कहा कि आप लोग सजा सुनाते वक्त इसका वाइड एंगल जो है वो लेकर आप लोगों को चलना चाहिए। तो 2019 के अंदर 7115 केस जो थे वो दर्ज किए गए थे डॉवरी डेथ्स के अंडर 304 सेक्शन बी के तहत। देखिए, यहां हमारे लिए एक वर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है सून बिफोर डेथ। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने जजमेंट के अंदर इस वर्ड को यूज किया है 28 मई 2021 को, और ये आता है अंदर सेक्शन 304 बी के तहत। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस महिला की मृत्यु हुई है उससे पहले जो भी कंडीशंस रही हैं केवल उन्हीं को ही स्टडी ना किया जाए। मतलब इमीडिएट बिफोर जो है, जैसे मान लीजिए 1 या 2 घंटे पहले जो कंडीशन रही है केवल इसे ही स्टडी ना किया जाए। 1 या 2 दिन पहले, 10 या 15 दिन पहले, या हो सकता है कि 1 या 2 साल से उसकी मानसिक स्थिति जो है वो इस चीज को प्रेशराइज कर रही होगी कि वो इस चीज के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करे। तो सारी कंडीशंस जो हैं वो इसके अंदर स्टडी की जानी चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए। यहां पर हमारे लिए केस को डिस्कशन करना जरूरी है और वो है हरीश टी.आर. वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। 18 नवंबर 2019 को ये केस जो था वो फाइल किया गया था। जानते हैं इस केस के बारे में। एक महिला ने 2 बच्चों के साथ में सुसाइड किया और सुसाइड करने पर दहेज मृत्यु का जो केस है वो ससुराल पक्ष के ऊपर और इसके पति के ऊपर दर्ज किया गया। और ट्रायल कोर्ट जो था वो ट्रायल कोर्ट ने इनको सजा का भागीदार बनाया, मतलब 7 साल की सजा जो थी वो इनके लिए सुनाई गई। यहां तक कि ये जो अपराध है इसके लिए किसी भी अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब यदि बेल लेनी है आपको तो फिर आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। पुलिस कार्रवाई की तरह इसमें बेल जो है वो नहीं दी जा सकती है। इतना ही नहीं, इस केस में कोई भी समझौता नहीं हो सकता है महिला पक्ष और पुरुष पक्ष के बीच में, तो कोई भी समझौता जो है वो नहीं हो सकता है। तो जो भी इस केस के अंदर ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया, जो सजा सुनाई गई उस पुरुष को, उस निर्णय को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने एक वर्ड का यूज किया गया सून बिफोर डेथ। मतलब उस महिला ने जो भी सुसाइड किया है उससे जस्ट पहले की कंडीशन जो है केवल उसे ही स्टडी ना करते हुए उससे 1-2 साल पहले जो कंडीशंस उस पर बीती हैं उसको स्टडी किया जाए। और इसी वर्ड का यूज अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो कंक्लूजन इसका यही है कि जब भी ट्रायल कोर्ट ऐसा डिसीजन दे तो जज, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस जो है वो काफी केयरफुली रहे, क्योंकि ये एक जो है वो कॉग्निजेबल अपराध है, काफी संघीय अपराध है। इसमें काफी कठोर सजा दी जाती है, यहां तक कि आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। इसीलिए जब भी ट्रायल कोर्ट इसमें सजा सुनाए तो वो बहुत ही केयरफुल सजा सुनाए। तो आई होप आप लोगों को ये केस जो है ये पूरा डिस्कशन पूरा समझ में आ चुका होगा।
कि दहेज मृत्यु क्या है, सेक्शन 304 बी क्या कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट सुनाया है उसमें सून बिफोर डेथ का वर्ड का यूज किया। तो ये सारी व्याख्या जो है ये आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए, स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।